राहुल गांधी विजय चौक पे आए। ये मैं अपने व्यूअर्स को और दूसरे को थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बयान देते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में बयान देते हैं, राहुल गांधी कार में बैठ के, लेकिन विजय चौक ऐसा जगह जहां वो सब मीडिया को उपलब्ध हो। थोड़ा सा और इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि विजय चौक ऐसा जगह है जहां पे हर टेलीविजन का पत्रकार पहुंच सकता है। पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग हर पत्रकार नहीं कर सकता है, हर चैनल को पार्लियामेंट का कार्ड नहीं मिल पाता है। मतलब राहुल गांधी कहने का मतलब ये है कि आज विजय चौक पर इसलिए आए ताकि वो सबके लिए सुलभ हो सके, और आज वो जो बात कह गए उसका हिस्सा एक वायरल हो रहा है। हम उसको पहले सुना देंगे सर कि उसमें वो क्या बोल गए और वो ट्रोल हो रहे हैं। आज वो दैनिक भास्कर के पक्ष में आए, आज वो आपके वो एक छोटा सा चिरकुट उत्तर प्रदेश का चैनल है उसके पक्ष में भी अप्रत्यक्ष रूप से आए। ये लोग कभी अर्नब गोस्वामी के साथ इतना अत्याचार हुआ नहीं आया, ये पूरा लिबरल गैंग नहीं आया। पहले उसको समझ सुन लेते हैं थोड़ा सा, जो ट्रोल हो रहा है आप उसके बाद आपको आपसे समझने की कोशिश करते हैं। आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। ये आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं कि मोदी से आप डरोगे, यदि आप चोर होगे तो डरोगे, यदि चोर नहीं होगे तो मोदी से नहीं डरोगे। ये बेचारे को जितना सिखाया जाता है उतना बोल जाता है। ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहे होंगे, ये हम और आप यही कहते हैं कि उसी ये योगी से वही आदमी डरता है, क्योंकि वो फकीर आदमी है, वो बिल्कुल वो सही मायने में योगी है। तो उसने जिस ढंग से, उसने तो अब उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं को खत्म कर ही दिया। अब देखिए कल परसों वो दिल्ली में जो अमानतुल्लाह खान का एरिया है, जो केजरी का अमानतुल्लाह खान है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया का आसपास का हिस्सा है, शाहीन बाग के आसपास, वहां उसने रोहिंग्याओं के ऊपर, जो रोहिंग्याओं का अवैध कब्जा करवाया था अमानतुल्लाह खान ने, उसे साफ करा दिया। जैसा मैंने ब्रीफ करके बताने की कोशिश की कि वो विजय चौक पे, ये जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो विजय चौक पे बोल रहे थे। आमतौर पे राहुल गांधी, मैं मुझे कभी याद नहीं है कि राहुल गांधी विजय चौक पे आए हों और विजय चौक पे आके आम मीडिया को, मतलब ओरिजिनल छोटे छोटे टीवी चैनल है उसके लिए उपलब्ध आज हुए। जिस तरह की उन्होंने बातें की है आज, जो वो दैनिक भास्कर के लिए, पत्रकारिता के लिए मर मिटने की आई, उनकी दादी ने क्या किया इन सब चीजों से अलग, इस विषय को कैसे देखा जाए सर? नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी का पहला कारनामा नहीं है इस तरह की बातें उल्टी सीधी, और उनके दिमाग और जबान में कोई तालमेल नहीं होता, होमवर्क होता नहीं है। दो दो उदाहरण आपको याद दिला दूं। एक बार कहते कहते मतलब अनिल अंबानी के लिए राफेल में 30,000 करोड़ दे दिए मोदी ने, जब बाद में खुल के आया कि 450 करोड़ का वो ठेका ही है कुल अंबानी के पास। लेकिन ये आदमी लगातार कहता रहा कि 30,000 करोड़, और एक जगह तो इस आदमी ने कहा कि 1,30,000 करोड़ दे दिए। यानी मैंने कहा ना कि जवान और दिमाग में कोई तालमेल नहीं है। मनीष जी, कुल 59,000 करोड़ का राफेल का सौदा, कुल 59,000 करोड़ का, और नरेंद्र मोदी ने 1,30,000 करोड़ अंबानी को दे दिए। तो इस आदमी की बुद्धि क्या कहें। ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो, जब पिछले बार गुजरात का चुनाव हो रहा था तब इस आदमी ने टाटा पे आरोप लगाए थे कि नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए, जब नैनो फैक्ट्री वाला था, कि 30,000 करोड़ रुपए इस आदमी ने टाटा को दे दिए। तो खैर वो टाटा दूसरे टाइप की कंपनी है। दूसरे दिन ही उनके पूरे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे कागज प्रस्तुत किए, और उन्होंने कहा कि हमको एक भी पैसा गुजरात सरकार ने नहीं दिया है। ये पेपर है, हमको 500 करोड़ का लोन दिया है जिसको हमें किस्तों में वापस करना है। तो ये झूठ है। लेकिन आप मतलब मैं बता रहा हूँ कि टाटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दस्तावेजों के साथ, उसके बाद 3 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस आदमी ने फिर लगातार पूरी बेशर्मी से कहा कि मोदी ने टाटा को 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। कम से कम कोई बड़ा नेता जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, इस तरह के तथ्यों के सामने आने के बाद चुप्पी साध लेता है, माफी ना मांगता तो कम से कम चुप रहता। लेकिन आदमी बेशर्मी पर उतारू हो गया है। तो इनको तो कर दे किनारे, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है इस आदमी। इसीलिए आज कांग्रेस जो इतनी बुरी स्थिति में है, तो उसका पूरा श्रेय श्रीमान राहुल गांधी को ही है। अब आते हैं मनीष जी, जिनका पक्ष लिया, तो राहुल गांधी को पक्ष लेना चाहिए। पहले दैनिक भास्कर की बात हो जाए। दैनिक भास्कर बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, लेकिन दैनिक भास्कर सच क्यों नहीं बोल रहा है? दैनिक भास्कर के यहाँ छापा इसलिए नहीं पड़ा कि दैनिक भास्कर अखबार छाप रहा था, ये खबरें छाप रहा था। उनकी गलत सलत खबरें, झूठी खबरों की भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, वो उसका यहाँ अभी जिक्र करना ठीक नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल आप एकदम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पिता थे,
और बिल्कुल उसी के अनुसार आप आचरण कर रहे थे। लेकिन दैनिक भास्कर ये उन्हें क्यों बताता कि हमारा बहुत बड़ा हजारों करोड़ का रियल एस्टेट का भी धंधा है, हमारा हजारों करोड़ का कोयले की माइनिंग का भी धंधा है, हमारा हजारों करोड़ का ऑयल से भी रिलेटेड कुछ काम है, और छोटे मोटे और बहुत से धंधे हैं। उन धंधों में आप क्या कर रहे थे और इतना तिलमिला क्यों रहे हो? दैनिक भास्कर अखबार पे मनीष जी छापा नहीं पड़ा है, एक भी संस्करण उनका बंद नहीं किया गया है। अखबार बाकायदे काम हो रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है, और अपने हिसाब से जितनी वो आग उगल सकते हैं वो उगल भी रहे हैं। तो अगर अखबार के ऊपर अगर अखबार के ऊपर हमला होता, अखबार पे प्रतिबंध की बात होती, तो अखबार तो छप ना पाता। जैसे इंडियन एक्सप्रेस को राजीव गांधी ने रोका था, अभी बता रहा हूं उनके जो पक्षधर है उनका कितना चेहरा काला है। तो ये क्योंकि वो डीवी कॉर्प जो उनकी कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है इन छोटी छोटी सारी कंपनियों की, तो जब उस पर छापा पड़ा तो छापा तो फिर दैनिक भास्कर के दफ्तर में भी पड़ेगा, कागज तो चेक होंगे ना। अब वो कितने गलत हैं कितने सही है ये अभी सामने आएगा। बहुत लंबी चौड़ी छापेमारी पूरे देश भर में हो रही है। तो ये नहीं बता रहे कि हम जो है जमीन जायदाद बेचने रियल एस्टेट का भी धंधा करते हैं, हम कोयले की माइनिंग का भी धंधा करते हैं, हम ऑयल पेट्रोलियम में भी कुछ हमारा दखल है, और छोटे मोटे अन्य बहुत से धंधे हैं हमारे, इवन नमक तक बेचते हैं ये आपके। और मनीष जी मैं बता रहा हूँ कि पत्रकारिता का इनका तरीका मैंने पंजाब में देखा। मेरा दोस्त इनका सर्कुलेशन मैनेजर था और उसके जिम्मे था कि साथ साथ ये नमक भी बिकवाओ, जो हाकर हैं अखबार के उनसे बिकवाओ, और जो अखबार के एजेंट हैं उनको भी कोटा दो कि तुमको 200 पैकेट नमक भास्कर का बेचना है। ये पंजाब की स्थिति में बता रहा हूँ, मैं अपनी आंख से देख के आया था, हिमाचल और पंजाब। तो अखबार का मालिक, अखबार का संपादक अपने सर्कुलेशन मैनेजर से कह रहा कि नमक भी बिकवाना, ये तो तुम्हारी पत्रकारिता का हिस्सा है माननी। तो ये उन लोगों को पाठ पढ़ाओ जिनके लिए सुपारी लेके पत्रकारिता कर रहे हो, अन्यथा सच का सामना करो। मैंने आज तक अपने इतिहास में पूरी दुनिया का कहीं नहीं पढ़ा मनीष जी कि अखबार का संपादक कह रहा हो कि हमारा नमक भी बिकवाना अखबार के साथ साथ। और उसी जो अखबार का एजेंट होता था छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में, कस्बों में, उसी के पास नमक की भी एजेंसी होती थी, चेक करा लें। वो बेचारे कहते थे कि यार अखबार तो बेच लेंगे लेकिन ये नमक हम कहाँ बेचने जाएंगे 100 पैकेट। तो वो हाकरों पे दबाव बनाते थे। तो ये पत्रकारिता करता था दैनिक भास्कर। तो वो छोड़ दीजिए। तो पहली बात तो अखबार पे हमला नहीं है, ये अखबार पे हमला नहीं है। और आप झूठ है जब एनडीटीवी पर जो छापेमारी हुई थी प्रणय राय के ठिकानों पे, उस समय भी उसके मनी लॉन्ड्रिंग पर छापेमारी हुई थी, लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में खुद प्रणय राय आए और उसके बाद पूरा चंपुओं की टीम आई और ऐसा पेश किया गया कि एनडीटीवी पर हमला है, जबकि एनडीटीवी पर कभी छापेमारी नहीं हुई। आपके उस गोरख धंधे के लिए हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा आपका क्या है। मतलब आप पत्रकार हैं, आपने मीडिया हाउस खोल लिया, इसका मतलब या आप लूट का, बेईमानी का धंधा करने का सर्टिफिकेट मिल गया क्या आपको? ये पब्लिक को यही समझना है। और मुझे लगता है कि हम लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अखबार के ऊपर कोई छापेमारी नहीं हुई है। अखबार को सामने रख करके जो गोरख धंधे चलते हैं, या फिर टेलीविजन चैनल को सामने रख करके जो गोरख धंधे चलते हैं, वो सच दुनिया के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जांच एजेंसी का ये मूल मुद्दा है। नहीं मनीष जी, ये कौन सा पैमाना है? क्या पकड़े गए तो 6 महीने बाद चुनाव होने, इस पे जो है न किया जाए, समझ रहे आप? तो अगर चुनाव 6 महीने बाद होने तो आतंकवादी नहीं पकड़ा जाएगा। आप क्योंकि अखबार निकलते हैं इसलिए आपकी जांच नहीं होगी। मतलब अगर कोई स्मगलर अखबार निकालने लगे तो स्मगलर यही कहेगा कि नहीं क्योंकि मैं अखबार निकालता हूँ इसलिए मैंने छापा। ये तो बहुत कुतर्क है, मतलब देशघाती कुतर्क है। इस कुतर्क पे अगर देश चलने लगा तो भगवान ही मालिक है। दूसरा मनीष जी, उस चैनल की बताऊं आपको, वो तो मेरे लखनऊ से निकलता अच्छा है, भारत समाचार, जिसपे कल से डंका बज रहा है। मैंने कल अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा था, जरा 24 घंटे गुजर जाने दीजिए फिर इस पे बताऊंगा। मनीष जी वही हुआ। मैं लखनऊ में सब जानते, पत्रकारों के लिए कोई छुपी चीज, छुपा रहस्य नहीं था, लेकिन अब क्योंकि खुलकर आ गया। ये महाशय 40-50 हजार रुपए महीने के नौकर थे, ब्यूरो चीफ। अब क्षेत्रीय चैनल में एक ब्यूरो चीफ की क्या की सैलरी आज से 5 साल पहले थी, आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल मैंने जिक्र भी किया था इसका। हाँ। और फिर ये अचानक करोड़ों रुपए के सैटेलाइट चैनल के मालिक बनकर प्रकट हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले। तो मैंने उसमें कहा था जैसे अर्णव ने भी शुरू किया था। लेकिन मनीष जी, सबको मालूम, आपको तो, आप लोग तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, अर्णव का पैकेज 50 लाख रुपए महीने का था।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ पे उसने 10 साल नौकरी की थी। तो और उसने जब खोला था चैनल तो उसने बाकायदे बताया था कि मेरे चैनल की लागत 35 करोड़ है, इसमें 30% के पार्टनर और राजीव उसने तो सर चंद्रशेखर है ऑन जो ऑन एयर अपना अकाउंट से लाइव कर दिया था। ये हैसियत तो बहुत कम लोगों की होगी, इतने बहुत कम पत्रकार होंगे। अर्नब ने एक दिन तो ऑन एयर अपना जो बैंक अकाउंट है वो पब्लिक कर दिया था उसने। ये किसी की हैसियत है? ये लुटियन गैंग के चिरकुटों की इनकी यदि किसी किसी की सैलरी ज्यादा है, हेलो कोई यदि आमदनी उसकी ज्यादा, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने पब्लिकली इसको सामने रख दिया। अब उसकी तुलना किसी दो दो कौड़ी के चिरकुटों से होने लगे और एकाएक कोई इस तरह का मालिक बन जाता है, तो ये सवाल तो होगा कि आपका इसके पीछे का क्या है, आपके आय का स्रोत क्या है। ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए। क्या आपको ऑडियो नहीं मिल रही सर? मनीष जी एक मिनट मेरा वो कनेक्शन करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, आपकी हेलो। आवाज मुझे मिल रही है। जी जी, हाँ, आपकी आपकी नहीं आ आवाज रही मुझे थी मिल रही है। हाँ, अपना सवाल दोहरा दीजिए आप, क्या हुआ तो हाँ, मेरा सवाल मैं सर सुन। यही था कि एक बार अर्नब गोस्वामी के ऊपर जब ये आरोप ने लगने लगा कि चैनल कैसे खोल लिया, अर्नब, मुझे याद है कि हम्म, उसने ऑन एयर अपनी सैलरी स्लिप, हम्म, अपना बैंक अकाउंट पब्लिक कर दिया। आमतौर पे ये करने हाँ, की के लिए गट्स चाहिए किसी को। हाँ, अपने बैंक हाँ, अकाउंट को पब्लिक करने के लिए गट्स चाहिए किसी को। उस हाँ, आदमी ने वो गट्स हाँ, दिखाया, उसके अंदर हम्म, गट्स था, तो उसने खुल करके चुनौती दी। अर्नब भी जेल हाँ, गए। अर्नब, हाँ, लेकिन इस गैंग को आज कोई जेल नहीं गया। इसमें से बहुत बड़ा सबके ऊपर योगी का एफआईआर हुआ बिना कुछ हुए। ये उत्पाद जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, जो 40-45, हाँ, हर कोई जानता है कि रीजनल चैनल्स के अखबार के में कितना टीवी पे रिपोर्टर्स की सैलरी रीजनल न्यूज फिर- चैनल में कितनी होती होगी, 50, हम्म, 60, 70 हाँ, इसके आसपास होगी। एकाएक हाँ, व्यक्ति, हाँ, आप जैसा कह रहे हैं, सैटेलाइट चैनल चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े धन्ना हाँ, सेठ नहीं कर पाते हैं, वो हम्म। सैटेलाइट चैनल चलाने लगा। तो क्या ये जानने का हक नहीं कि उसके आय का स्रोत क्या है? ये मैं बता रहा हूँ तिलमिलाहट मनीष जी। और उसके बाद ये अगराहट कि हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा। अरे कौन से तुर्रम खां हो हम्म, तुम, क्या हो, चुप नहीं होगे? हम्म। ये क्या पब्लिकली सामने नहीं आना चाहिए? मैं बता रहा हूँ मनीष जी, कल रात से बहुत धूर्त कुख्यात दलाल किस्म का चप्पल वाला यहाँ लखनऊ में है, और उसके यहाँ कल से छापा पड़ रहा है, और खबरें आ रही हैं तो कि अधिकृत और उसके अच्छा साथ अच्छा। के लोगों का। तो वो उनका काम ही महाशय का ये था पिछले कई सालों से, बहुत मतलब कई साल का, 2-3 दशक से वो आदमी बहुत धूर्त और कुख्यात व्यापार जगत का चेहरा था। और वो महाशय के यहाँ कल रात से छापा पड़ना शुरू हुआ है। अच्छा करोड़ों की अच्छा। संपत्ति भी, करोड़ों की अनअकाउंटेड बरामद हुई है, और अभी चल रहा है। अभी क्या क्या सामने आएगा, 1-2 दिन रुक जाइए, विस्तार से आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ संयोग था, हालांकि तब ये सब चीजें तो मालूम नहीं थी। आपको क्या लग रहा है कि बाबा फिर इन इन पत्रकारों के भी के घर पे भी बुलडोजर चलवाएंगे क्या उत्तर प्रदेश में? कुछ भी हो सकता है, वो अनुपम खेर वाला। और 4 ही 5 दिन पहले ऐसे हम मित्रों में कुछ बातचीत हो रही थी, तो पता चला था कि चप्पल वाले महाशय जो हैं, अ, सच बोलने वाले चैनल वाले महाशय को 2 करोड़ रुपए कल दे के आए हैं। कुछ अच्छा अच्छा। अलग से अभियान चलना है। तो ये सब करने वाले लोग जब सच और ईमानदारी का दावा करते हैं, तो वो होता खोखला होता है, लड़ाई चल नहीं पाई, कभी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। जनता को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा है ना कि एक बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। सर ये मुझे हम्म, लगता है कि ये 4G के दौर में यही महत्वपूर्ण था। और इसीलिए हमने राहुल हाँ, गांधी के बयान से शुरू किया कि पहले ये चीजें कि आप गोरख धंधे कर रहे हैं। मैं जिस चैनल में हम्म, लंबे समय तक काम किया, उस चैनल में ये कहा जाता था कि यहाँ पे आप काम करने आए हैं तो आप अब लाल जूता पहन करके ही रिटायर होंगे। उस चैनल का अपना एक लैंड बैंक था। आज चैनल का मालिक जेल गए। सहारा के बारे में आप जानते ही हैं, तमाम वो चीजें हैं, साम्राज्य था। लेकिन जब इस जांच के दायरे में वो आए, उनका सब कुछ चला गया। मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि आपको आजादी मिल गई कुछ भी करने का। और ये चीजें कि हम्म, किस तरह से, एक लाइन में से कंक्लूड करते हुए सर, कि कैसे इस परसेप्शन का खेल किया जाता है और पब्लिक को कैसे, क्या आज के डेट में मूर्ख बनाना आसान है कि ये मीडिया पर हमला है, ये दैनिक भास्कर पे हमला है, ये फलाना चैनल पे हमला है? क्या ये संभव है? और खास करके पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा हो, तब क्या सरकार इस तरह का एक्शन लेती, जिसके लिए मजाक बनाया जाता है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर के मुंबई के प्रेस क्लब में जहां तहां खूब जमजम करके इस पे जो है हंगामा हुआ है।
क्या ये संभव होता है कि पार्लियामेंट चल रहा है और सरकार, कहते हैं ना कि ये लोग खुद लिख रहे हैं, कई लोग जो ये जो खैराती और खलिहर खैराती हैं लिख रहे हैं कि अब मोदी जी जो हैं वो अपने अब आग में खुद कूद गए हैं, अब जो है सुसाइडल स्टेप उन्होंने पत्रकार को छू दिया है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है कि सरकार अनजाने में, बिना यदि कुछ फैक्ट नहीं होता, क्या सरकार ये एक्शन लेती क्या जो भास्कर के लिए लिया गया? क्योंकि भास्कर सबसे बड़ा ग्रुप है, लंबे समय तक सबसे बड़ा ग्रुप रहा, सबसे ज्यादा एडिशन भास्कर के छपे दैनिक भास्कर के। सरकार बिला वजह इस तरह का एक्शन लेती क्या यदि कुछ होता नहीं तो? इस परसेप्शन को हम और आप कैसे दूर करें मीडिया में कि ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है उस भ्रम को कैसे खत्म किया जा सकता? ना ये भ्रम ये फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भ्रम नहीं फैलने वाला मनीष जी। उसका कारण है, आज कौन लोग चिल्ला रहे हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर इनके लिए? समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा, कांग्रेस और बसपा, ये तीन मुख्य दल। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इनके साथ कम्युनिस्ट भी लगे हुए हैं। ये चिल्ला रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ याद आ रहा है मनीष, ये कितने अखबारों की स्वतंत्रता के या मीडिया की स्वतंत्रता के कितने बड़े ठेकेदार हैं ये मनीष जी। इसी उत्तर प्रदेश में उस समय के सबसे ज्यादा बिकने वाले लीडिंग दो न्यूज़पेपर थे, दैनिक जागरण और अमर उजाला। और उन अमर उजाला अखबार पर तो बाकायदे काशीराम ने हमला किया था। सपा बसपा की यहाँ सरकार थी और शायद उस दिन बहुत बड़ा खून खराबा हो जाता, लेकिन यहाँ जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने किसी तरह से उस स्थिति संभाल ली थी, तो वो नहीं हो सका। उस समय जो दैनिक जागरण के संपादक थे, अब स्वर्गीय विनोद शुक्ला, उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और पुलिस अधिकारियों ने समझदारी करना था। उस दिन बहुत लाशें गिर जाती, ये स्थिति हो गई थी लखनऊ के मेन हजरतगंज में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था मनीष जी? 15 दिन तक जागरण बेचने वाले हाकर को मारा जा रहा था, जागरण का अखबार बेचने वाले दुकानदारों को मारा, स्टॉल वालों को मारा जा रहा था, और जो दूसरे जिलों में गाड़ियां लेके जाती हैं उन गाड़ियों को रोक के अखबार जलाए जा रहे थे और गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी। और ये 15 दिन खुलेआम हुआ। सपा बसपा ने घोषणा करके किया, चोरी छुपे नहीं किया। ये नहीं कहा उन्होंने कि हमें नहीं मालूम, उन्होंने खुलकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले सवेरे घूमा करते थे कि हाकर के पास दैनिक जागरण या अमर उजाला तो नहीं है, ये इनका था। और तब सपा बसपा की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, निर्णायक समर्थन यही कांग्रेस दे रही थी, यही 2-3-4 कम्युनिस्ट के विधायक जीत के आए थे, ये जय जयकार कर रहे थे। तब इनको नहीं समझ में आ रहा था ये मीडिया की स्वतंत्रता पे कितना बड़ा हमला है ये। और ये 15 दिन चला था और किस तरह से वो बड़ा समझौता हुआ था, एक अलग कहानी है। तो वो दुनिया देख रही है, हमारी जैसी पीढ़ी वो उसको याद है कि ये कितने बड़े मीडिया के झंडा बरदार हैं। और ये जिस आदमी के लिए आवाज उठा रहे हैं उनके कर्म मैंने अभी आपको बताए। और अभी 2-3 दिन में और सामने, ये सोशल मीडिया का दौर है। पहले ये होता था कि किसी सतीश मिश्रा को या किसी मनीष ठाकुर को अगर कोई चीज मालूम है तो वो छटपटा के रह जाता था कि कहाँ बताऊं। लेकिन आज मनीष ठाकुर बोलेंगे या सतीश मिश्रा बोलेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदमी सुनता है और फिर वो आगे चलती है ना। ये रक्त बीज की तरह सच जो है इनके लिए काल बनता जा रहा है। तो अब इनका भ्रम नहीं चल पाएगा। 24 घंटे 48 घंटे के लिए भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन 49वें घंटे में ये नंगे हो जाते हैं इनके, क्योंकि ये ईमानदार नहीं, ये वैचारिक स्तर पे ईमानदार नहीं, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, देश के साथ कर रहे हैं, राजनीति के साथ कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत सलीके से, खास करके मुझे भी ये ध्यान नहीं आ रहा था कांशीराम वाला, मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि आपका अनुभव एक लंबा गहरा है उत्तर प्रदेश में। आपने बहुत सलीके से दोनों चीजों को धो करके रख दिया कि सही मायने में पत्रकारिता पर वो हमला था। पत्रकारिता पर हमला ये कहा जाएगा जो राहुल गांधी की दादी माँ ने किया था, कि जो दिल्ली को समझते हैं, उस समय दिल्ली के मीडिया का, जैसे आज नोएडा जो है फिल्म सिटी सेंटर है, वैसे उस समय में दिल्ली का ITO सेंटर हुआ करता था। वहां की बत्ती 6 बजते ही गुल कर दी गई थी, पूरे इलाके की बत्ती गुल हो गई थी कि अखबार छप नहीं पाए। मीडिया पर हमला इसे कहते हैं। मीडिया पर हमला इसे कहते हैं जो आपने कांशीराम के लिए कहा। मीडिया पर हमला इसे कहते हैं कि आपने हॉकरों को बेचने नहीं दिया। मीडिया पर हमला ये कहते हैं कि आपने खरीद लिया कुछ लोगों को कि तुम 2 BHK तुम्हें मिलेगा और तुम इसी ढंग से लिखोगे। ये पक्ष बहुत बेहतरीन तरीके कि हम और आप आज पब्लिकली सोशल मीडिया के माध्यम से, कई सारे मंच हैं जिसके माध्यम से हम कह पाते हैं और पब्लिक इससे कन्विंस होती है। शुरुआती तौर पे कंफ्यूजन डाला जा रहा था कि दैनिक भास्कर पे हमला हो रहा है, भास्कर समूह पे हमला हो रहा है, लेकिन आज ये
मुश्किल है। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बारीकी से चीजों को समझाया और इसी ढंग से आपकी सेवा जो है हम लेते रहेंगे कि आप बहुत बारीकी से आप गहराई में जाकर के उसे बता पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सतीश जी ने बहुत बेहतर तरीके से इसे समझाया। बहुत धन्यवाद सर।